उमेश कुमार ने जब राजनीति शुरू की थी तो जनता के लिए की थी। उमेश कुमार किसी दल से आए, निर्दलीय आए, वो जनता विधायक थे। सांसद बनेंगे तो जनता के सांसद रहेंगे। मेरे तो उस गलतफहमी का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। शुक्लपशु प्रिया शुक्रस्ता शुक्रणी शुक्रा शुक्र रूपा। नमस्कार, मैं मानसी सैनी रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी आज माँ बगलामुखी की जयंती है और सभी लोग अच्छे से धूमधाम से पूजा अर्चना पावन अवसर पर कर मना रहे हैं। तो इस वक्त लोकेश शास्त्री जी मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज प्रॉपर पूजा भंडारे का आयोजन सभी चीज़ें करी हैं माँ बगलामुखी की जयंती जी के लिए। तो सबसे पहले लोकेश शास्त्री जी कुछ दो शब्द बताइए दर्शकों के लिए कि माँ बगलामुखी जी 8वीं विद्या की देवी मानी जाती हैं सर, और पूजा अर्चना करने से काफ़ी लाभ मिलता है, तो क्या कहेंगे सर? आप सभी दर्शकों को बगलामुखी पारकट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आचार्य लोकेश, बगलामुखी साधक, नित्य निरंतर धर्म अध्यात्म की चर्चाओं में आप सबके बीच में उपस्थित रहता हूं और रहता रहूंगा। प्रिय दर्शकों, आज जो माँ पीताम्बरा की जो ये पारकट्य दिवस है, इस विगत कई वर्षों से यहाँ संस्थान में ये पारकट्य दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ शिक्षा की नगरी रुड़की में ये मनाया जाता है। और आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में खानपुर के विधायक मान्य श्री उमेश कुमार शर्मा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो जिनसे मेरा विगत कई वर्षों से जो हर किसी एक चीज़ के लिए, क्योंकि राजनीति पे तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि राजनीति मेरे लिए ब्राह्मण का कर्म होता है धर्मो रक्षति रक्षिता। ब्राह्मण जब धर्म की रक्षा करेगा तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो विगत उमेश कुमार जी के साथ मेरे विगत कई वर्षों से एक पारिवारिक जैसा रिलेशन है, जिनके पास, क्योंकि मैं धर्माध्यात्म के साथ साथ कुछ न कुछ ऐसे कार्य करता हूँ, क्योंकि मैं एक बीच का, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा भगवान और भक्त का बीच का एक मीडिएटर होता है। तो हमारे मान्य उमेश कुमार शर्मा जी, जो गरीब कन्याओं की लगभग 2-3 कन्याओं की शादी के लिए विशेष खर्चा, जब आप सिर्फ आपके अपने चैनल चलते थे उस समय से मैं आपको देख रहा हूं कि आपकी धर्म कर्म के प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है। ये भगवती माँ पीताम्बरा का बहुत सारे ऐसे परिकरण हैं जो परिकरण मैंने वाक्य में आपके मुख से सुने हैं। तो मुझे अपार खुशी होती है। हमारे मान्य विधायक उमेश कुमार शर्मा जी, जो धर्म अध्यात्म के लिए नित्य निरंतर, जैसे सीमांत जैसे, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर मैं खुद जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, यह पूरे उत्तराखंड में जो है बिलंगना ब्लॉक सबसे बड़ा ब्लॉक है उत्तराखंड में। ठीक है लोकेश शास्त्री जी, हालांकि सवाल मैंने बगलामुखी माता जी के लिए पूछा था, लेकिन अपने अतिथि का परिचय उन्होंने ऐसे ही करा दिया, सब जनता वाकिफ़ है। तो अब उमेश कुमार जी से बातचीत कर लेते हैं। सर, बगलामुखी माँ की जयंती के लिए आप क्या दो शब्द कहना चाहेंगे? जैसा कि आचार्य लोकेश जी ने बताया कि माँ के पारकट्य दिवस पर आज जो है सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आचार्य लोकेश जी ने इसका आयोजन किया। और बहुत खुशी की बात है कि इस तरीके के आयोजन जब किए जाते हैं, सभी लोग इकट्ठे होते हैं, धर्म पर चर्चा होती है, विश्व की कल्याण के लिए, शांति के लिए यज्ञ किया, हवन पाठ हुआ, अब भंडारा भी है। तो माँ की कृपा क्या है ये वह व्यक्ति ही समझ सकता है जिसने माँ में अपनी आस्था जताई होगी और साक्षात माँ ने अपनी कृपा उन पर बरसाई होगी। मैं तो माँ का बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि मुझ पर तो माँ की साक्षात कृपा है। विषम से विषम परिस्थितियों में जब इंसान जीने की भी उम्मीद छोड़ देता है, उन परिस्थितियों में माँ ने मदद की और पूरा का पूरा जो है कहानी बदल गई। तो माँ में आस्था हमारी है और बनी रहेगी, और अगली बार और अच्छे से इस दिवस को मनाने का प्रयास किया जाएगा। और हमारी आचार्य जी के साथ कई विषयों पर चर्चा भी चल रही है, माँ के मंदिर को लेकर, उनके आश्रम के संबंध में भी। तो ईश्वर ने चाहा, माँ की कृपा रही तो जल्दी उस पर भी काम शुरू करें। सर, एक विषय और चल रहा है जिस पर अभी सुनाई आ रही है पिछले कुछ दिनों से कि कैंप को लेकर कुछ चर्चाएं हो रही हैं, और अभी आपने भी बोला कि कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा नगर निगम में, वो पूरा विषय शॉर्ट में बताना
बताइए ज़रा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय पे? मानसी, अभी सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि लगातार ये कहा जा रहा है कि कैंप का आयोजन हमने कराया है और उनका ये कहना है कि हम करा रहे हैं, हमने कंपनी को बुलाया, हमने ये कराया। तो कल साक्ष्यों के साथ, क्योंकि विवाद सिर्फ इसी बात का है 2 दिन से कि कैंप कराया किसने, उसका आयोजन किसने कराया, किसके प्रयासों से हुआ, तो इस पर खुलासा किया जाएगा। कल करेंगे नगर निगम में 12 बजे रुड़की। आप भी सादर आमंत्रित हैं, आइएगा। सबसे पहले तो अच्छा, लोकसभा चुनाव सर रेडी हो गया है लड़ने के लिए, लड़ रही हैं आपकी पत्नी लोकसभा चुनाव? देखिए, चुनाव तो हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा ये तो वक्त पर तय होगा। टिकट अगर हमारी पत्नी को मिलेगा तो वो लड़ेंगी, नहीं मिलेगा तो फिर देखेंगे क्या है, क्या परिस्थिति है। चुनाव तो कोई ना कोई लड़ेगा। अच्छा, तय है चुनाव लड़ना। चलिए, उमेश कुमार जी जो है चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में, हालांकि अब तक तय नहीं हुआ है। सर, कुछ पार्टियों के द्वारा कहा जाता है कि भाजपा पार्टी से जो भी प्रत्याशी आएगा उसका टिकट तो साइड में है। मैं किसी का नाम लिए बिना कहती हूँ क्योंकि जनता में तो कोई भी शामिल हो सकता है, पार्टी द्वारा भी कहा जाता है। और दूसरा कहा जाता है कि बसपा पार्टी का तो उत्तराखंड में जनाधार ही नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, ऐसा है, पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए। यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष किन पार्टियों के रहे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष किसके रहे। पहली निर्वाचित विधानसभा में 8 सदस्य इस जनपद से थे। आप पार्टी के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। अगर हम गलतफहमी के शिकार हैं तो उस गलतफहमी का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। तो गलतफहमी जब हो जाती है, मैं हमेशा सभी को कहता हूं कि आप बकरी पालो, भेड़ पालो, बिल्ली पालो, पर गलतफहमी मत पालो। तो गलतफहमियां क्योंकि अक्सर दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो सर एक चीज़ और है कि जब हम दूसरे प्रत्याशियों से बात करते हैं तो देखा जाता है लगातार कि उनकी लड़ाई एक स्पेसिफिक पार्टी से होती है, कि सत्ता में आने की बात होती है। जब आप चुनाव लड़ेंगे सर, आपके अनुसार चुनाव किस तरीके से लड़ा जाना चाहिए? पार्टी या सत्ता, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। लोगों के लिए चुनाव लड़ा जाएगा या स्पेसिफिक पार्टी के लिए चुनाव लड़ा जाएगा? उमेश कुमार ने जब राजनीति शुरू की थी तो जनता के लिए की थी। उमेश कुमार किसी दल से आए, निर्दलीय आए, वो जनता विधायक थे। सांसद बनेंगे तो जनता के सांसद रहेंगे। मेरे लिए जनता सर्वोपरि है। पार्टियां एक माध्यम हो सकती हैं आपको चुनकर जाने का, लेकिन पार्टी हरिद्वार जनपद की जनता का भाग्य विधाता नहीं हो सकती। आम आदमी का काम एक आम आदमी ही कर सकता है, एक आम सांसद या आम विधायक ही कर सकता है। आप मुझे ये बता दीजिए कि मुझसे ज़्यादा सुलभ और आसानी से उपलब्ध होने वाला विधायक या सांसद कौन है इस जनपद में? पहली बात। मान लिया है सांसद अपने आप। दूसरी बात, ऐसा है कि जब आप अपने को मान लेते हैं ना, तभी जो सृष्टि है ना, पूरी कायनात, वो सांसद कैसा हो, उमेश कुमार जैसा हो। तो मुझे क्या बताना है? क्या ये जब मीडिया से बातचीत होती है तो आपके समर्थक सर बहुत ज़्यादा ही रहते हैं, तादाद बहुत ज़्यादा रहती है और बीच बातचीत में उमेश कुमार के नारे लग जाते हैं। तो फिलहाल सवाल पूरा करिए सर। अभी तो आप ही ने कह दिया कि आपके समर्थक हर जगह बहुत रहते हैं, तो मैं क्या आ बताऊं? गए हैं साथ में सर, आ गए हैं साथ में, रहते हैं मेरे आ साथ। गए हैं साथ में। अच्छा ठीक है, हरिद्वार लोकसभा में सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर क्या चल रहा है? क्योंकि मैं फिर कहूँगी तो आप फिर कह देंगे मैं डिफेंसिव हो रही हूँ। क्या चीज़ है सर जो सबसे ज़्यादा हरिद्वार लोकसभा में सुधारने की ज़रूरत है? अब डिफेंसिव या तुम ऑफेंसिव? मानसी, क्या है कि हरिद्वार जनपद में सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। जितना पैसा राज्य, केंद्र और अन्य योजनाओं से इस जनपद के लिए आता है, अगर वो पैसा सही से हरिद्वार जनपद के विकास में लगाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि हरिद्वार जनपद में किसी भी गांव में कोई ऐसी सड़क रह जाएगी जो ना बन सके, कोई ऐसी नाली, नाले, खाले ऐसे रह जाएंगे जो ना बन सके। 1000 करोड़ रुपए के बजट में 500 करोड़ का कमीशन चला जाएगा तो काम क्या होगा? इस जनपद को कुंभ के लिए 500 करोड़ मिलते हैं। इस जनपद को अन्य योजनाओं के लिए वर्ल्ड बैंक से, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से, केंद्र से, हर जगह से पैसा आता है। जाता कहाँ है? अरे भाई, किसकी जेब में जा रहा है, कोई बताएगा? इस जिले में अगर आप पैसे को सही से विकास कार्यों में लगाएंगे तो ये जनपद जर्मनी जैसा बन सकता है मात्र 5 सालों में, अगर पैसा ईमानदारी से आप लगाएंगे तो। ब्लॉक स्तर पे भ्रष्टाचार, जिला पंचायत में भ्रष्टाचार,
जिला योजनाओं में भ्रष्टाचार, केंद्र की योजनाओं में भ्रष्टाचार, वर्ल्ड बैंक की योजनाओं में भ्रष्टाचार, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की योजनाओं में भ्रष्टाचार। तो बचा क्या है जब आपने इस जनपद को भ्रष्टाचार से ही खोखला कर दिया। खोखला तो पूरा राज्य कर दिया है, लेकिन हम जिले की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिले की राजनीति की बात कर रहे हैं। तो जिले का हाल ये है, आप कहीं भी एक पत्थर उठा लीजिए, उसके नीचे भ्रष्टाचार की इबारत लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है सर, जिस तरीके से आपने कहा कि सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी उमेश कुमार जी की होती है कानपुर विधानसभा सभा से, जो बहुत इजीली लोगों में बैठकर बातचीत करते हैं। जनता की उम्मीदों पर तो आप खरे उतर गए हैं। जब आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, वो जनता की उम्मीदों पर आप खरे उतर गए हैं। जब आप जनता के बीच में जाएंगे और कह रहे हैं कि सांसद मैंने अपने आप को मान लिया है, तो क्या जनता भी आपकी उम्मीदों पर खरा उतर जाएगी? मैंने आपसे कब कहा कि मैंने अपने को सांसद मान लिया? आपने कहा ना जब मान लेते हैं तभी चीजें होती हैं। लेकिन जब आप कुछ करना चाहते हैं और उस राह पर चलते हैं तो वो उम्मीदें पूरी होती हैं। और आज सांसद बनाने का जो प्रयास हो रहा है या सांसद के लिए जो प्रेरित किया गया है, वो जनता ने किया है। उमेश कुमार तो निर्दलीय विधायक बनकर खुश था, अपने क्षेत्र में काम कर रहा था, लेकिन पूरे जनपद से जब मेरे पास लोग आने लगे, आज मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक मैं पूरे जनपद के लोगों के काम करता हूँ। मेरे पास आप अक्सर आती भी हैं और आपने भी देखा होगा कि मेरे कार्यालय में जनपद की हर विधानसभा से आया हुआ व्यक्ति आता है और मैं कभी किसी को मना नहीं करता। लेकिन मेरी भी सीमाएं हैं। अगर किसी व्यक्ति का मैंने काम ज्वालापुर विधानसभा में करना है या मुझे पिरान कलेर में करना है और मैं वहाँ इंटरवीन करूँगा तो स्थानीय विधायक उस पर ऑब्जेक्शन करता है। तो जब आपको पूरे जनपद का काम करना है तो आपको बड़ी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, तभी तो आप मदद कर पाएंगे। मैंने गलत क्या सोचा है? मैंने तो सोचा है कि जनपद में हर व्यक्ति का काम हो, हर उस व्यक्ति की पीड़ा को दूर किया जा सके जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है। ठीक है, यही उमेश कुमार जी की सोच लोकसभा चुनाव को लेकर अब देखना होगा जब लोकसभा चुनाव होगा और क्या क्या कार्य वो जनता में जाकर करते हैं, वो दिखाते रहते हैं। और जनता की क्या उम्मीद है कानपुर विधानसभा को लेकर कि लोकसभा चुनाव में उमेश कुमार को सांसद बनाया जाएगा नहीं। हालांकि प्रत्याशी भी दिलचस्प है और चुनाव भी दिलचस्प होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उमेश कुमार जी।